एवरीवन, YouTube सुपर ग्रेड्स बाय टॉप रैंकर्स के YouTube चैनल पर मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने 2025 की प्रिपरेशन में लग गए होंगे क्योंकि आज का सेशन उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आने वाले 2025 में CUT एग्जामिनेशन लिखने वाले हैं। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हमारे जो सेक्शन 3 में जो जनरल टेस्ट है जिसमें हम स्पेशली बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। ठीक है, जानेंगे कि किन टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, किसका वेटेज थोड़ा ज्यादा है, किसका कम है, और क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर हम जनरल टेस्ट में स्पेशली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बहुत अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो पूरा सिलेबस है उसमें जो बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जहां से सवाल हर साल देखने को मिलते हैं। अभी पिछले 3 सालों में 2022, 2023 और 2024 में कितने कितने क्वेश्चंस कहां से पूछे गए, और इस बेसिस पर हम ये जान पाएंगे कि कहां पर हमें पहले फोकस करना है, क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं है कि हमें किस पर फोकस करना है और किस पर नहीं करना है। इस स्लाइड पे जितने भी चैप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, क्योंकि यहां से आपके सवाल हर साल पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर इन टॉपिक्स को आपको जरूर करना है, बट उनका कुछ कॉम्बिनेशन है कि पहले किसको करो, बाद में किसको करो, और कौन सा चैप्टर किसके साथ लिंक है, इस हिसाब से मैंने इसको बनाया है। तो ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा टॉपिक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड SICI। आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मेन टॉपिक है वो है आपका परसेंटेज। अगर आपका परसेंटेज का बेसिक बहुत अच्छा है, आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा है परसेंटेज का, तो उसी का एप्लीकेशन हम प्रॉफिट एंड लॉस में एंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज करते हैं। तो अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो ये बाकी दो चैप्टर्स में, ये बाकी दो टॉपिक्स में भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगर हम बात करें 2024, 2023 और 2022 में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे, तो आप देख पाएंगे कि 3 क्वेश्चन 2024 में इन टॉपिक से पूछे गए, 2 क्वेश्चन 2023 में और 3 क्वेश्चन 2022 से पूछे गए, यानी कि 2 से 3 सवाल यहां से अभी पूछे जा रहे हैं। और ये ट्रेंड आगे भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो आपको ये मान के चलना है कि यार इन चैप्टर को अगर हम तैयार कर लेते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए। दूसरी चीज ये कि ये 2 से 3 क्वेश्चन तो ये वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट इन चैप्टर से पूछे जाते हैं, बट इन चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इस चैप्टर में यूज नहीं होता, आगे भी बहुत सारे चैप्टर में यूज होता है। और बहुत सारे चैप्टर्स के डेटा को परसेंटेज के फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको इस चैप्टर पर बहुत अच्छा कमांड करना है। अगर हम बात करते हैं रेशियो, एजेस एंड पार्टनरशिप, तो यहां पर जो मेन टॉपिक है वो है आपका रेशियो। अगर आपका रेशियो का कंसेप्ट बहुत बहुत क्लियर है तो वही कंसेप्ट यूज करके आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सारे सवाल कर पाओगे। साथ ही साथ एजेस एंड पार्टनरशिप में भी इसका एप्लीकेशन देखने को मिलता है। तो रेशियो पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, उस पर कमांड करनी है, और उसी का एप्लीकेशन आपको यूज करना है एजेस के सवालों में और पार्टनरशिप के सवालों में। अगर हम देखें तो यहाँ पर 2024, 2023 और 2022 में 2, 4, 4, यानी कि 2 से 4 सवाल यहाँ पर देखने को मिले। मिनिमम 2 सवाल आपको यहाँ से पूछे जा रहे हैं और मैक्सिमम 4 सवाल तक भी गया है। हालांकि मैं फिर से कहूंगा कि यहाँ पर जो आप रेशियो पे पकड़ बनाओगे, अपना जो फाउंडेशन बिल्ड करोगे, उसी से आपको आगे भी बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आपका जो परसेंटेज है, आपका जो रेशियो है, इनसे जो डायरेक्ट सवाल आपको पूछे जाएंगे वो तो है ही, बट इनका एप्लीकेशन बहुत सारे दूसरे चैप्टर्स में भी होता है। या आप अपनी अप्रोच में रेशियो का मेथड यूज करके, है ना, बहुत सारे सवालों के सोल्यूशन को मिनिमाइज कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर एवरेज, एलिगेशन एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में आपको लगता है कि बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। मैं मानता हूं कि बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, बट हम उन्हें बिना फॉर्मूले की भी कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि आपका रेशियो का कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप रेशियो के कंसेप्ट से बहुत जल्दी सवालों को कर पाओगे विदाउट एनी फॉर्मूला। साथ ही साथ अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज और एलिगेशन थोड़ा मिलता जुलता है। अगर आपने वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो एवरेज अगर आप पढ़ोगे तो एलिगेशन अपने आप आपका अच्छा हो जाएगा। बट यहाँ पर एलिगेशन एक टूल की तरह आप यूज कर सकते हो, क्योंकि एलिगेशन में जो सवाल बनते हैं वो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पर बेस्ड सवाल बनते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया, इंटरेस्ट के ऊपर सवाल हो गया, मिक्सचर्स के ऊपर सवाल हो गया। तो यहां पर आपको देखना है कि टॉपिक कुछ भी हो सकता है, बट उसमें हम जो यूज कर रहे हैं टूल वो है आपका एलिगेशन, और उससे हमारे सवाल का जवाब जो है वो बहुत कम से कम समय में आ जाता है। तो एलिगेशन एज ए टूल आपको यूज करना है और एलिगेशन को समझना है कि ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे
यूज होता है और कब हम यूज कर सकते हैं और कब हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज एलिगेशन टाइम स्पीड डिस्टेंस, यहाँ से आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिल रहे हैं। फिर अगर हम बात करें टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड चिस्टन की, तो यहाँ पर भी आपका रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज होता है और कई बार जो डेटा है वो परसेंटेज के फॉर्म में भी दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज एंड रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करने का मौका मिलेगा। कुछ चीजें आप टाइम एंड वर्क एंड पाइपिंग सिस्टम में भी सीखेंगे एज ए चैप्टर, जो हर चैप्टर हमें कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता है, उसके जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल यूनिटरी मेथड से आप टाइम एंड वर्क के सवाल कैसे कर सकते हो, बट हम यहाँ पर कोशिश करेंगे हम एलसीएम मेथड से सवाल सॉल्व करें, परसेंटेज के एप्लीकेशन से सवाल सॉल्व करें, रेशियो को ज्यादा यूज करें, तो हमारा सोल्यूशन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम एंड वर्क पाइपिंग सिस्टम से हमें एक एक सवाल देखने को मिल रहा है और कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर सवाल नहीं भी बनते हैं, है ना। पाइपिंग सिस्टम से कई बार ऐसा होता है कि आपको सवाल नहीं दिखाई देगा, बट टाइम एंड वर्क से आपको सवाल दिख जाता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, तो लीनियर इक्वेशन यानी कि जो लीनियर इक्वेशन का मतलब ये हो गया कि आपको कोई इक्वेशन देगा इन 2 वेरिएबल्स, उसमें एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स होंगे और अगर 2 वेरिएबल्स है तो 2 इक्वेशंस भी आपको दिए जाएंगे और आपसे उन एक्स और वाई की वैल्यू पूछी जाएगी। अब कई बार ये आपको इक्वेशन के फॉर्म में डायरेक्ट इक्वेशन बनाकर पूछा जा सकता है और कई बार आपको क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज के फॉर्म में देगा, आपको लैंग्वेज को पढ़कर इक्वेशन बनानी होती है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर मेहनत करनी है कि आप क्वेश्चन को पढ़कर समझ पाएं कि डेटा हमें क्या दिया गया है और उसको कैसे यूज करना है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपको नहीं मालूम है कि इस सवाल को हम इक्वेशन से भी कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल आपने एक सवाल देखा होगा जहां पर आपसे बोला जाता है कि किसी जू में बहुत सारे बर्ड्स हैं और रैबिट्स हैं, ठीक है, और आपसे बोला जाता है कि अगर हम उनके हेड का काउंट करते हैं तो इतने हेड्स आते हैं, अगर हम उनके लेग्स का काउंट करते हैं तो इतने लेग्स आते हैं। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप एलिगेशन भी यूज कर सकते हो और इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप लीनियर इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, इक्वेशन बना के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको ये अप्रोच पता है कि अच्छा यहाँ पर हम इक्वेशन बना के भी कर सकते थे, यहाँ पर हम एलिगेशन भी कर सकते थे, तो आपको बेनिफिट होगा क्योंकि इक्वेशन आप ऑलरेडी 10th क्लास तक ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। एलिगेशन आप थोड़ा सा एक नई चीज है जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जब उसकी तैयारी करते हो तब आप पढ़ते हो। तो अगर आप फेमिलियर हो लीनियर इक्वेशन से, आपको उसके कंसेप्ट क्लियर है, तो आप बहुत सारे सवालों का जवाब लीनियर इक्वेशन की मदद से कर पाओगे। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन हो गया। सिंप्लीफिकेशन, जहां पर हम वी बोर्ड मास यूज करते हैं, तो इस पर बेस्ड बहुत सारे डायरेक्ट सवाल आते हैं, बहुत सारे जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, है ना, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी का क्यूब, ए माइनस बी का क्यूब, तो इन पर बेस्ड बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अलजेब्रा के जितने भी फॉर्मुलेस हैं उन फॉर्मुलेस के साथ में थोड़ा बहुत आपको खेलना भी होता है, आपको समझना होता है कि अच्छा यहाँ पर ना इस सवाल को इस तरह से घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। तो अगर आप थोड़ा सा उस पर काम करोगे, दूसरा वी बोर्ड मास्क की प्रैक्टिस करोगे कि पहले किसको अप्लाई करना है ना, वेनिकुलम है, ब्रैकेट है, ऑफ है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ऑर्डर है, इसी ऑर्डर पे इसको ऑपरेट करना और इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है। और साथ ही साथ जहां पर वी बोर्ड मास नहीं लग रहा वहां पर क्या लग रहा है, वहां पर आपकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके उस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। तो दोनों पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके जो सवाल है वो 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन की अगर हम बात करते हैं तो ज्योमेट्री बहुत वास्ट है। इसके अंदर आपकी जो कहानी शुरू होती है वो पॉइंट्स, है ना, फिर लाइन, फिर एंगल्स, फिर टाइप्स ऑफ एंगल्स, है ना, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, फिर उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल, है ना, इंटीरियर एक्सटीरियर, तो बहुत सारे इस टाइप के सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं कि आपको फिगर दे दिया और आपसे कोई एंगल पूछ रहा है। साथ ही साथ लीनियर पेयर पे सवाल आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर कहानी शुरू होती है ट्राइंगल से। ट्राइंगल में फिर आप उसका जो क्लासिफिकेशन है उसकी साइड के हिसाब से, उसके एंगल के हिसाब से आप करते हो, फिर टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ते हो, उसके अलग अलग एरिया के फॉर्मुलेज हैं, फिर पेरीमीटर हो गया, फिर उसमें इन सर्कल, सर्कल, इन रेडियस, सरगुम रेडियस पर बेस सवाल आते हैं। फिर अगर आपके किसी फिगर के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल के मिड पॉइंट को जोड़कर हम ट्रायंगल बनाते जा रहे हैं, इनफाइनाइट ट्रायंगल बना रहे हैं, तो उनकी पेरीमीटर का सम क्या होगा, उनके एरिया का सम क्या होगा, इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। या फॉर एग्जांपल कोई सर्कल है, उसके अंदर एक स्क्वायर बनाया, फिर उसके अंदर एक सर्कल बना दिया, फिर उसके अंदर एक स्क्वायर बनाया, है ना, तो इस तरह से आपसे पूछेगा कि जो सबसे अंदर वाला स्क्वायर है उसका डायगोनल क्या है, या जो सबसे बाहर वाला सर्कल था उसका डायमीटर क्या है ना। तो ये सारी चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। और यहाँ पर वास्ट बहुत है क्योंकि ट्रायंगल के बाद फिर आपको क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, उसके बाद फिर आपके पॉलीगन्स हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आपको प्रिज्म पिरामिड भी पढ़ना पड़ता है कई बार, उसके ऊपर भी बहुत छोटे मोटे सवाल बन जाते हैं।
ठीक है। पॉलीगन में हेक्सागन के ऊपर सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हेक्सागन मतलब 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो कैसे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का यूज करके हेक्सागन के सवाल कर सकते हो, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया। मेंसुरेशन में भी 2 डायमेंशनल फिगर पर सवाल आते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर पे सवाल आते हैं। तो बहुत कॉमन सवाल है कि फॉर एग्जाम्पल 3D की अगर हम बात करें तो एक क्यूब है, उसकी डायमेंशंस आपको पता है, और आपसे बोलेंगे ऐसे अगर हमने 6 क्यूब है ना जोड़ दिए हैं, तो अब जो फिगर बन रहा है उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। इस तरह के सवाल आपसे बन सकते हैं। या कोई स्फीयर है, हम उसको मेल्ट करके बहुत छोटे छोटे स्फीयर्स बना रहे हैं, तो कितने नंबर ऑफ स्फीयर बन सकते हैं, है ना, उनकी रेडियस के बारे में आपको जानकारी होगी। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल यहाँ पर अच्छे अच्छे बन सकते हैं। बट अगर आपको आइडिया नहीं है तो फिर दिक्कत है ना। कोई व्हील है ना, तो उसमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आपको दिया है, उसका रेडियस दिया हुआ है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल यहाँ पर बन सकते हैं, और यहाँ से आपको 3 से 8 सवाल देखने को मिलते हैं, क्योंकि काफी वास्ट है, काफी स्कोप है एग्जामिनर के पास में कि वो आपसे यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान देना है कि एग्जामिनर के पास में यहाँ पर काफी ऑप्शन है। वो ट्रायंगल का सवाल भी पूछ सकता है ज्योमेट्री में, वो आपसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम के ऊपर भी पूछ सकता है, क्वाड्रिलेटरल के ऊपर भी सवाल पूछ सकता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के ऊपर भी सवाल पूछ सकता है, प्रिज्म पिरामिड के ऊपर भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो उसके पास बहुत स्कोप है ना। फिर अगर वो मेंसुरेशन पे आएगा तो क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया। तो बहुत सारे उसके पास ऑप्शंस हैं, वो कहीं से भी आपसे सवाल पूछ सकता है। तो आपको यहाँ पर कुछ भी छोड़ना नहीं है, हर एक चीज पढ़नी है, हर एक चीज पे कमांड आपको अपना लेके आना है, ताकि अगर किसी से भी सवाल बनाकर पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, आप परेशान ना हो। ठीक है, तो 3 से 8 सवाल यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या आते हैं। आपको लगता है कि सर यहाँ पर, अच्छा एक चीज और अगर आप नोटिस करेंगे, तो अगर हम 2024 की बात करते हैं, है ना, ध्यान से देखिएगा, अगर हम 2024 की बात करते हैं, तो 2024 में अगर हम बात करें तो इन चैप्टर से कितने कितने सवाल आए, अगर हम इसका टोटल करके देखें तो 3 और 2 5, 3 8, 9 11, और ये 3 14। तो 2024 में आपके 14 सवाल देखने को मिले। ठीक है, इस बार जो सवाल आए थे वो 17 से 18 सवाल आपके पेपर में पूछे गए थे, जिसमें से आपको 14 सवाल इन चैप्टर से मिल जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर सिर्फ पहले राउंड में या पहले जो अपनी स्ट्रेटेजी आप बनाते हो कि यार पहले मुझे ना ये चैप्टर्स पे मेहनत करनी है, इस पे कमांड करना है, फिर मैं नेक्स्ट इस पे फोकस करूंगा, फिर मैं इस पे फोकस करूंगा, और धीरे धीरे अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आप ये काम करते हो, तो आप ये समझो कि आप कम से कम आपका जो पेपर का वेटेज है उसमें आप कम से कम 80 to 90% सिलेबस कवर कर लोगे, और शॉर्ट शॉर्ट वो चैप्टर आपने कर लिए जहां से सवाल बनने ही बनने हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें 2023 में बात करें, तो यहाँ पर कितने हैं, 6 हो गए आपके पास, 7 हो गया, 8 हो गया, 13 हो गया। तो यहाँ पर 2023 में 13 सवाल आ गए। यहाँ पर आपके 20 या 21 सवाल देखने को मिले थे, है ना। आपको पता होना चाहिए कि आपके जनरल टेस्ट में ऐसा फिक्स नहीं है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और उनका पैटर्न भी ऐसा नहीं है कि अगर कॉन्ट्स का सवाल है तो सारे एक एक सवाल कॉन्ट्स की अब आएंगे, है ना। बीच में आपको जीके के सवाल भी मिल सकते हैं, करंट अफेयर का सवाल भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना है कि हर एक नया सवाल डिफरेंट है, अगर वो मैथ्स का भी है तो भी डिफरेंट है, और अगर बीच में कोई दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है तो भी डिफरेंट आएगा, और थोड़ा सा आपका माइंडसेट चेंज होना चाहिए। तो वहां पर आपका रिएक्शन टाइम बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आपको वहां पर ऐसा नहीं, अरे बाप रे अब मैं तो मैथ्स कर रहा था बीच में ये सवाल आ गया। तो वहां पर आपको ट्रेनिंग के दौरान, अपनी प्रैक्टिस के दौरान, अपनी तैयारी के दौरान आपको इस तरह से अपने आप को, है ना, तैयार करना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 14 सवाल, 13 सवाल, है ना। यहाँ पर 20 या 21 सवाल पूछे गए थे, इस बार जो सवाल पूछे गए थे वो 17 से 18 सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। तो आप ये मान के चलो कि काफी ज्यादा और काफी बड़ा वेटेज है इन चैप्टर्स का, और ये बेसिक चैप्टर्स हैं। आप अगर ये कर लेते हो, है ना, तो इनसे आपको सिर्फ यहाँ नहीं, यहाँ पे हेल्प मिलती है ना। आप ज्योमेट्री में भी रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, या ज्योमेट्री में भी रेशियो पर बेस्ड सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सर टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है ना, कठिन कठिन सवाल आते हैं क्या। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सवाल मैंने लिए हैं ये आपके 2024 में जो पेपर हुआ था वहां से मैंने लिया हुआ है, और यहाँ पर आपके पास 3 और ये 3 6 सवाल के थ्रू मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि आप खुद ही चेक करो कि क्या इन सवालों को करने के लिए आपको कुछ और मेहनत करने की भी जरूरत है या नहीं है। आप आज 2025 का पेपर देने वाले हैं, और आप आज क्या इन सवालों को कर पाएंगे। सिंपल बोर्ड मास पर बेस्ड सवाल है, सिंप्लीफाई करना है आपको। ठीक है, सिंपल यहाँ पर फ्रैक्शंस दिए गए हैं, आपसे बोल रहा है कि यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, जो लार्जेस्ट फ्रैक्शन है, उनके बीच का डिफरेंस बता दो, है ना। तो आपको फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना आना चाहिए कि कैसे पता चलेगा कौन सा फ्रैक्शन
बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। फिर अगर हम बात करें कि दो नंबर से उनका एलसीएम और एचसीएफ, आपको पता है एलसीएम और एचसीएफ के बीच में एक रिलेशन दिया गया है कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 60 टाइम्स है। अब एलसीएम और एचसीएफ आपको पता है कि क्या है, ठीक है। सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ आपको दिया है ना, सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 854, और एलसीएम और एचसीएफ के बीच में एक रिलेशन भी दिया है। तो आप इन दोनों की मदद से एलसीएम एंड एचसीएफ की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाओगे। और आपसे बोल रहा है कि अगर दो नंबर थे उसमें से एक नंबर जो है वो 70 है तो दूसरा नंबर बताओ। तो यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए कि दो नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। तो अगर एलसीएम एचसीएफ पता है, दोनों नंबर में से एक नंबर पता है, तो दूसरा नंबर आप आराम से निकाल लोगे। तो आप देखो कि बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं कि बहुत डीप में पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एजेस के ऊपर सवाल है, द प्रेजेंट एज ऑफ हरीश इज 8 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन्स एट प्रेजेंट। तो अगर दो बेटे हैं, उन दोनों बेटों की एज एक्स और वाई है, तो हरीश की एज जो है वो 8 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई है। फिर आगे और कोई कंडीशन दी गई है ना, कि आफ्टर 8 ईयर हिज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन्स। तो 8 साल बाद सबकी एज जो है वो 8 8 से बढ़ जाएगी, और हरीश की जो एज होगी वो उस समय क्या होगी, उन दोनों बेटों की एज की टोटल का 2 टाइम्स हो जाएगी। अब आपके पास में इक्वेशन से आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट एज आपसे हरीश की पूछ रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये परसेंटेज पर बेस्ड स्टेटमेंट एक दिया गया है कि इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 300 मार्क्स टू पास, ए स्टूडेंट गेट 2 to 5 मार्क्स एंड हिज डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय 10% मार्क्स, ठीक है। व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। बहुत ही सिंपल बेसिक सा सवाल, हर एक स्टैंडर्ड बुक में आपको मिलेगा, प्रीवियसली भी आपसे पूछा जा चुका है। तो इसमें आपको बताने का सिर्फ कारण ये है कि आज भी अगर आप ये क्वेश्चन पेपर देखते हो तो आपको लगेगा कि आज भी आप 50% पेपर आज बिना किसी तैयारी के आप सॉल्व कर सकते हो, स्पेशली मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ, है ना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम 50% सॉल्व कर सकते हो तो हम बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं। कहने का मतलब ये है कि पेपर बहुत कठिन नहीं आया अभी तक तीन तीन सालों में, तो इसका मतलब है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, और बहुत सारे बच्चे इस एग्जामिनेशन को देते हैं। आपको मालूम है कि सभी को डीयू जाना है, और एकमात्र जो तरीका है वहां जाने का वो है सीयूटी एग्जामिनेशन। तो देश भर का बच्चा जो है, देश के हर एक कोने से बच्चा ये एग्जामिनेशन देता है, और हर एक बच्चे का लेवल आपसे डिफर कर सकता है। तो अगर आप जरा सा भी चूक करोगे, जरा सा भी लापरवाही करोगे, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, आपका पूरा साल खराब हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोशिश क्या करनी है, आपको यहाँ पर कोशिश ये करनी है कि जितना ज्यादा आप सही सवाल करोगे और जितने जल्दी करोगे उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, है ना, सिलेक्शन की। तो यहाँ पर आप गलत कर ही नहीं सकते, है ना। पेपर इजी आता है, नो डाउट। फिर पेपर अगर इजी आता है तो वो आपके लिए नहीं, वो सबके लिए इजी आता है। तो आपको यहाँ पर समझना क्या है कि यहाँ पर हमें बहुत फोकस करके, बहुत संभल कर, बहुत ही ध्यान से पेपर को अटेम्प्ट करना है, और कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी सेम सवाल रिपीट हुआ है। अब आपको कुछ टिप्स मैं देता हूँ, ठीक है। हमेशा ये टिप्स मेरे कॉमन टिप्स हैं, क्योंकि जेन्युइनली यही टिप्स आपको काम आएंगे। वो काम क्या आएंगे कि आपको जो क्लास 10 तक का सिलेबस है वो पढ़ना होता है। ये आपके एग्जाम के दौरान आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा कि जो सिलेबस आपसे पूछा जाता है वो अप टू 10th क्लास पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए ये मायने नहीं रखता है कि आपका 11th और 12th में कौन सी स्ट्रीम थी, है ना। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जिनकी मैथ्स स्ट्रीम है उनको बहुत इजी पड़ता है ये एग्जाम। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कोई कहीं पर लिखा नहीं गया है कि जिनका मैथ्स बैकग्राउंड होगा उनके लिए पेपर इजी है। जो बच्चा कॉमर्स का है या ह्यूमैनिटीज का है वो भी बच्चा यहाँ पर अच्छा कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो बहुत इजी है, या मैं बोल सकता हूँ जैसी होनी चाहिए वैसी है ना। अप टू 10th क्लास आपने टाइम एंड वर्क भी पढ़ा हुआ है ना, आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है, पाइपिंग सिस्टम भी पढ़ा हुआ है, तो आपसे ये सारे सवाल बन जाने चाहिए। लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपसे बन जानी चाहिए। तो आपको सिर्फ क्लास 10 तक का सिलेबस अच्छे से पढ़ना है। उसके अलावा अगर आप कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं तो आपका जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उस पर ट्रस्ट करो, जो प्रोसेस वो अपना रहा है उस प्रोसेस को फॉलो करो, आपका आराम से पेपर निकल जाएगा। और आप रेफरेंस के लिए कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने आर एस अग्रवाल ले ली, या फॉर एग्जांपल कोई भी दूसरी बुक ले ली, उस बुक के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं ईमानदारी से। आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन नहीं बनता है वो आप पूछो अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, और उसके कॉन्सेप्ट को समझो और क्लियर करो। और कॉन्सेप्ट को समझो ऐसे कि अगर उस पर बेस कोई सवाल घुमा के भी पूछता है तो आपसे बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पेपर में सारे क्वेश्चन बिल्कुल, है ना, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कुछ सवाल घुमा के भी पूछे जाएंगे, और वही जो सवाल है वही सवाल आपकी रैंक को बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो सब लोग कर रहे हैं,
कुछ जो थोड़े बहुत डिफिकल्ट या थोड़े बहुत घुमा के क्वेश्चन या ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आप वो सवाल भी कर लेते हो तो आपकी रैंक, आपका जो स्कोर है वो काफी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लास 10 तक का सिलेबस देखना है। दूसरा, आपको सीयूटी का जो पीवाई क्यूज हैं, पीवाई पीज हैं, वो आपको देखना है। अब आज की तारीख में बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जहां पर आपको चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो अगर आप कोई चैप्टर पढ़ते जा रहे हो तो पीवाई क्यूज करते जाओ। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, पीवाई पीस एक साथ उठा लो। अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया या 4-5 चैप्टर कंप्लीट हो गए, तो आपने जाके देख लिया कि अब मैं इन 4-5 चैप्टर के जो भी सवाल आए हैं वो मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, तो पीवाई पीस के थ्रू या पीवाई क्यूज के थ्रू अपना तैयारी कर सकते हो। और इससे आपको माइंडसेट समझ में आता है एग्जामिनर का, कि एग्जामिनर किस माइंडसेट से पेपर बनाता है, क्या डिफिकल्टी लेवल रहा है 2022, 23, 24 का। और आ, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करता है। आप अननेसेसरी वो क्वेश्चंस में मत फंसो, उन क्वेश्चंस पे अपना टाइम वेस्ट मत करो जिस टाइप के सवाल आपके एग्जामिनेशन में नहीं आने वाले हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, एज ए ऑथर, एज ए एजुकेटर, मैं आपको कोई सवाल जो है मैं अपनी बुक में डाल रहा हूँ या मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो वो हो सकता है कि वो सवाल जो है वो हल्का सा हाई लेवल का हो, बट जरूर नहीं कि वो पेपर में आए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पेपर में क्या आता है, कैसे पता चलेगा, पीवाई क्यूज पीवाई पीस से। तो एक बार पीवाई पीस देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि यार हर साल इस चैप्टर से जो सवाल आ रहा है वो इससे इस रेंज के बीच में है। ठीक है, और उस टाइप के सवाल जो है ये स्टैंडर्ड बुक में अवेलेबल हैं। अगर हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर हमें उस टाइप के क्वेश्चंस भी कर लेने चाहिए। बस इतना करना और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, दूसरा, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच पर काम करो। ठीक है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच पर काम करो। मैं कहने का मतलब ये है कि आपने अभी तक जो स्कूलिंग की है वहां पर जो आपको पढ़ाया जाता है, वहां पर जो अप्रोच है वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। वहां पर आपको जितने ज्यादा लिखोगे उतने नंबर मिलेंगे, बट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ज्यादा लिखने के कोई नंबर नहीं होते। वहां पर आपको अटेम्प्ट करने के नंबर मिलते हैं, और वो भी सही अटेम्प्ट करने के नंबर मिलते हैं। और यहाँ पर एक टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है आपके सिलेक्शन का, कि आप कितने कम से कम समय में कितना ज्यादा सवाल कर पाते हो। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना है कि कितना कम से कम समय हम ले रहे हैं। अगर आपका जो सोल्यूशन है वो लेंदी है, तो आप टाइम में कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपकी कोई हाथ की स्पीड नहीं होती है, आपको यहाँ से डायरेक्शन मिलता है तो आप करते जाते हो। तो आपको कहीं ना कहीं अपने सोल्यूशन को मिनिमाइज करना है। उसके लिए आपको रेशियो का कंसेप्ट, परसेंटेज का कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इन पे आपको काम करना है। बेसिकली चैप्टर तो आप पढ़ लोगे, आपको कोई ना कोई पढ़ा देगा, बुक्स से आपको कंटेंट मिल जाएगा, सारे बच्चे ये सारी चीजें फॉलो कर सकते हैं। जो नई चीज है जो आप कर सकते हो, जो बहुत कम बच्चे करते हैं, वो है आपने अपने स्किल्स पे बहुत अच्छा काम किया है, आपने अपनी कैलकुलेशन पर काम किया, आपने अपने अप्रोच पर काम किया। इस सवाल को अगर मुझे 30 सेकेंड्स में करना है या 50 सेकेंड्स में करना है या 40 सेकेंड्स में करना है, तो मुझे क्या सोचना है, किस तरह से सोचना है। और अगर इसी सवाल को अगर मुझे लेंदी तरीके से करना है तो मैं कैसे करूंगा। तो सेम सवाल को आप एक पेज में भी कर सकते हो और 2 लाइन में भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपकी अप्रोच पर, आपके थॉट प्रोसेस पर। तो आपको इसको डेवलप करना है अपने अंदर। साथ ही साथ टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो। टाइम बाउंड प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आप ऑनलाइन टेस्ट दो। ऑनलाइन टेस्ट देने का मतलब ये है कि आपका जो घड़ी की जो टिक टिक है ना, वो आपको आपकी ट्रेनिंग के दौरान भी आपके दिमाग में चलनी चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि समय बहुत कीमती है, और अगर मैं अभी से अपने आप को ट्रेंड कर लूंगा कि मेरे पास जो समय है मैं उससे कम समय लेकर पेपर अटेम्प्ट कर लेता हूँ, मेरा पेपर पहले ही कंप्लीट हो जाता है, तो एग्जामिनेशन हॉल में मुझे टाइम को लेकर परेशान नहीं होना। मुझे मालूम है कि मेरी स्पीड जो है वो मेंटेन हो चुकी है विथ स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो इसलिए थोड़ा सा इस बात पे शुरुआत से ही फोकस करना है आपको। नहीं तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, वो पूरा का पूरा पेपर कर सकते हैं, बट वो विद इन टाइम पीरियड, जो एक टाइम ड्यूरेशन अलॉट किया जाता है, उस टाइम पीरियड में वो पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपके सिलेक्शन के लिए। तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस करिए, अपनी कैलकुलेशन टेक्निक पर काम कीजिए जो मैं आपको बता चुका हूँ। साथ ही साथ इस प्रोसेस को रिपीट करिए, है ना, पढ़िए, उसके बाद उसको रिवाइज करिए, अपने डाउट्स सारे क्लियर कर लीजिए, उसके बाद अपने आप को टेस्ट करिए। ठीक है, टेस्ट करने के बाद आपने जो पेपर सबमिट किया, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, और ऑनलाइन टेस्ट ही देना चाहिए, आपने उसको सबमिट किया, तो आपका जो रिजल्ट है वो आपको शोकेस हो जाएगा। उस रिजल्ट का एनालिसिस करिए कि आपने कहाँ पर क्या सोचकर क्वेश्चन को अप्रोच किया था। आपने सोचा था ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, मैंने तो सही किया है, बट ये तो गलत हो गया, तो गलत कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या चीज गलत है। तो आपको समझ में अगर वो चीज आएगी तो उस चीज पे आप काम कर सकते हो। कैसे, फिर से उस चैप्टर को रिविजिट करो, सबसे पहले जाके उन सभी कॉन्सेप्ट पर काम करो, उसको रिवाइज करो जहां पर आप गलती कर रहे हो। ये तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है ये चैप्टर हमें आता है, हम अपने आप को
कभी चेक ही नहीं करते और हम वही गलती पेपर में भी करके आते हैं और हमें कभी पता नहीं चलता कि हमारा सिलेक्शन क्यों रुक रहा था, किस वजह से रुक रहा था। तो अगर आप पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ लो, एक बार रिवाइज कर लो, अपने डाउट्स क्लियर कर लो, फिर टेस्ट दो, और टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करो, समझो कि कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ और सुधार की जरूरत है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और उसके बाद उन चैप्टर को फिर से रिविजिट करो। ये मत सोचो कि अच्छा हाँ समझ में आ गया मुझे, मैं कर लूंगा बाद में, अभी आगे बढ़ जाता हूँ, मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। उससे कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। पहले जो किया है उसको कंप्लीट कर लो, उस पे अच्छे से कमांड डेवलप कर लो, तभी जब आप आगे बढ़ोगे तो आप इनसिक्योर फील नहीं करोगे, क्योंकि आप आगे जब बढ़ोगे तो आपका सिलेबस तो बढ़ेगा ही, है ना। आपको उसमें भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस फील करने को देखने को मिलेंगे, बट आपको लगेगा यार यहाँ भी मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाया हूँ अभी तक, तो इसको भी देखना है। तो पहले ये जो आपने 3 चैप्टर 4 चैप्टर किए हैं उन पर अच्छी कमांड कर लो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इस पे आप काम करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इन तरीकों से आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस सेशन के बाद आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और आप इस सेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अगर आपकी कुछ डिमांड्स हैं, आप हमसे कुछ वीडियोस चाहते हैं, तो उसके लिए अभी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।